पेपर अपन शुरू कर रहे हैं। पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगैम्स, सूक्ष्मजीव एवं क्रिप्टोगैम्स में विविधता। चलिए दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आपको यहाँ पर जितने भी तीनों पेपर हैं बॉटनी के, उसकी जो 5 यूनिट है, उसके जितने भी टॉपिक्स होंगे वो पूरी डिटेल से यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को यदि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी कमेंट मैं रीड करूँगा तो बच्चों की जो भी परेशानी होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, पहली यूनिट अपन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। और पहली यूनिट के अंदर अपन को मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, वायरस, विषाणु और माइक्रोप्लाज्मा, इन दोनों के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पर स्टडी की जाएगी। उससे पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के अंदर देख लेते हैं। आपको सबको पता होगा, एक जर्मन वैज्ञानिक A.W. हिटलर ने सन 1875 में पादप जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने पादप जगत के अंतर्गत 2 बड़े वर्गों में पहला जो बड़ा वर्ग है वो बनाया क्रिप्टोगैमी और दूसरा वर्ग बनाया फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी हिंदी में अपन इसने अपुष्पोद्भिद पादप बोल सकते हैं। फेनेरोगैमी जिसे पुष्पोद्भिद पादप भी कहा जा सकता है। क्रिप्टोगैमी वर्ग में सभी अपुष्पीय पादपों को सम्मिलित किया गया है तथा इन्हें 3 डिवीजनों में विभक्त किया गया है। क्रिप्टोगैमी के अंदर जो अपुष्पीय पादप थे उसको 3 डिवीजनों के अंदर विभक्त किया गया था। पहला डिवीज़न बनाया गया है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत जितने भी पादपों को सम्मिलित किया गया है उनका पादप शरीर थैलस प्रकार का होता है, अर्थात इनमें जड़, तना एवं पत्ती नहीं पाई जाती है। और इस थैलोफाइटा डिवीज़न में 2 उप डिवीज़न सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें शैवाल एल्गी और दूसरा है कवक फंजाई। दूसरे नंबर पर है ब्रायोफाइटा, जो थैलोफाइटा से बड़ा समूह है, डिवीज़न है, और इन्हें उभयचरी पादप भी कहा जाता है। एम्फीबियंस प्लांट भी इन्हें बोला जाता है, क्योंकि ये जलीय आवास नम मृदा वाले स्थानों पर भी पाए जाते हैं और स्थलीय आवास पर भी ये अपनी जीवन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तीसरे नंबर का जो डिवीज़न बनाया गया है वो है टेरिडोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा से बड़ा समूह है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप हैं उनमें जड़, तना एवं पत्ती जैसी संरचनाएं उपस्थित हैं। और साथ ही इस टेरिडोफाइटा के अंतर्गत सम्मिलित जो पादप होंगे उनमें संवहनी तंत्र, जाइलम और फ्लोएम जो है वो भी उपस्थित होगा। क्योंकि क्रिप्टोगैमी वर्ग में सम्मिलित तीनों डिवीजनों में से 2 डिवीज़न थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इन दोनों डिवीजनों के अंतर्गत सम्मिलित पादपों में संवहनी तंत्र, जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होती है, इसलिए इन्हें अपन असंवहनी पादप, नॉन वेस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं। जबकि टेरिडोफाइटा में सम्मिलित किए जाने वाले जो पादप हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं उपस्थित होती है। और थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बाद सबसे पहले टेरिडोफाइटा के अंदर संवहनी तंत्र जैसी संरचनाओं को देखा गया, इसलिए इन्हें प्रथम संवहनी पादप, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी इन्हें कहा जाता है। सेकंड जो वर्ग बनाया गया था वो था फेनेरोगैमी, और जिसे अपन पुष्पोद्भिद पादप भी कह सकते हैं। इस वर्ग में सभी पुष्पीय पादपों को सम्मिलित किया गया है
तथा इसके भी दो डिवीज़न यहाँ पर बनाए गए हैं। पहला डिवीज़न बनाया गया है जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पादप, दूसरा डिवीज़न बनाया गया है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पादप। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों समूह के जो पादप हैं इन्हें उच्च वर्गीय पादप भी कहा जाता है और इन पादपों के अंदर पुष्प की उपस्थिति के कारण इनमें बीज जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें बीजधारी पादप भी कहा जाता है। क्योंकि बीजों के ऊपर आवरण की उपस्थिति और अनुपस्थिति होती है, इस आधार पर जिन पादपों के अंदर बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है उनका समूह बनाया गया है जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, और जिन पादपों के बीजों में ऊपर आवरण पाया जाता है उन्हें समूह बनाया गया है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। चलिए दोस्तों, इस यूनिट के अंदर अपन सबसे पहला जो मोस्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो एक बॉटनी के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली एक प्रकार की शाखा है और इस सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की जीवन संरचना का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जो स्वयं शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी शब्द को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, माइक्रोस, बायोस प्लस लोगोस। माइक्रोस मीन्स सूक्ष्म, बायोस मीन्स जीवन और लोगोस मीन्स डिस्कोर्स और साइंस या विज्ञान। अतः सूक्ष्म जैविकी ऐसे जीवों का विज्ञान है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अपन जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया रहे, वायरस रहे, माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी जीवों की संरचनाओं को अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना नहीं दे सकते। तो इन सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान की बॉटनी की सूक्ष्म जैविकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अपन सूक्ष्म जीवों के आकार, प्रकार, परिवर्धन, डेवलपमेंट, जनन तथा पौधों एवं अन्य सजीव तथा निर्जीव पदार्थों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जाता है। अर्थात इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अपन जिन भी सूक्ष्म जीवों की संरचना का अध्ययन करेंगे, जिन भी सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन जानना चाहेंगे, उन सभी सूक्ष्म जीवों के आकार, प्रकार, उनका परिवर्तन, डेवलपमेंट, उनके विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उनमें किस प्रकार का जनन पाया जा सकता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है तो अलैंगिक जनन की कौन सी विधियाँ उनके अंदर पाई जा सकती है, लैंगिक जनन उनके अंदर पाया जाता है तो क्या सत्य प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है या असत्य प्रकार का लैंगिक जनन इनके अंदर देखा जा सकता है, और साथ ही साथ इन सूक्ष्म जीवों का पौधों व अन्य सजीव तथा निर्जीव पदार्थों में किस प्रकार के परिवर्तन करने की क्षमता होती है। अपन जानते हैं कि माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव जो है वो पादप एवं मानव हेतु विभिन्न प्रकार के रूप में उपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। इनका बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस भी होता है और हार्मफुल इम्पोर्टेंस भी इनका होता है, और इनके इसी गुण के कारण इन पादप एवं सजीवों के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन इनकी उपस्थिति के द्वारा हो सकते हैं, तो उनका अध्ययन भी इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स। इस माइक्रोब्स में वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंजाई तथा कुछ एल्गी आदि जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है। जिन भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत, जैसे आपने देखा वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, इनको सम्मिलित किया गया है। इन सभी प्रकार के माइक्रोब्स की जीवन संरचना का अध्ययन अपन इस बॉटनी की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इन सूक्ष्म जीवों के आधार पर माइक्रोबायोलॉजी की भी विभिन्न ब्रांचेज बनाई गई है। पहली ब्रांच बनाई गई है बैक्टीरियोलॉजी,
जीवाणु विज्ञान, जिसके अंतर्गत जीवाणुओं की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान, जिसमें विषाणुओं की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान, जिसमें कवकों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। और प्रोटोजोलॉजी, जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ जैसे जीवों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनोव को कहा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की संरचना के अंतर्गत सबसे पहले सूक्ष्म जीवों की जो खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ के द्वारा ही की गई थी। अपन जानते हैं कि सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ के द्वारा किया गया था। मृत कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जो है जीवाणु कोशिका के रूप में, बैक्टीरियाई सेल के रूप में, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ को कहा जाता है। इस वजह से इस जीवाणु कोशिका की खोज के आधार पर ही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ को फादर ऑफ माइक्रोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों की खोज की तथा इन्हें एनिमल क्यूल्स कहा। सन 1950 के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विकास के साथ दो प्रकार की कोशिकीय संरचनाओं का अध्ययन किया गया। दो प्रकार की कोशिकीय संरचनाएं, सेलुलर स्ट्रक्चर का यहाँ पर पता चला तथा सभी जीवों को, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी जीवों को इन दोनों प्रकार की कोशिकीय संरचनाओं में सम्मिलित किया गया है। चलिए दोस्तों, एक बार प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, जो दो कोशिकीय संरचनाएं हैं, इन दोनों कोशिकीय संरचनाओं का तुलनात्मक अंतर अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि नाम से अपन देख सकते हैं, सबसे पहली कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मतलब आद्य, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अर्थात इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जितने भी प्रकार के जीव होंगे उनमें केंद्रक आद्य प्रकार का पाया जाएगा, अर्थात केंद्रक पूर्ण विकसित यहाँ पर नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को यदि अगर अपन देखते हैं तो ये भी यू प्लस कैरियन, यू मतलब ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ट्रू मतलब सत्य या वास्तविक और न्यूक्लियस मतलब केंद्र। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी जीवों को सम्मिलित किया गया है उन सभी जीवों के अंदर सत्य अथवा वास्तविक प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अपन डिफरेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंट अपन यहाँ पर देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में, उसकी साइज का, कोशिका के आकार का। सबसे पहला जो डिफरेंट है वो है कोशिका आकार, सेल साइज। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो साइज है वह सूक्ष्म होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की साइज लार्ज होती है, बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का व्यास 0.1 से 5 मिली माइक्रोन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का व्यास 5 से 20 मिली माइक्रोन होता है। दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला जिसे कहा जा सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका की बाह्यतम सजीव स्तर के रूप में कोशिका प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, और इसी प्रकार की प्लाज्मा झिल्ली जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में भी उपस्थित होती है। और लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का व्यास 40 से 50 एंगस्ट्रॉन का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली का व्यास 75 से 100 एंगस्ट्रॉन का होता है। कोशिका भित्ति की यदि अगर अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति विभिन्न प्रकार के पदार्थों की बनी हो सकती है, जैसे म्यूकोपेप्टाइड की बनी हो सकती है, लिपिड्स की बनी हो सकती है, एमिनो अम्लों की बनी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की भी बनी हो सकती है, और पॉलीपेप्टाइड जैसे जो पदार्थ हैं उनसे निर्मित कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखी जा सकती है।
लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है, जो केवल पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है। कोशिकांगों की यदि अगर अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में सभी प्रकार के दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे। कोशिकांगों में मुख्यतः यदि अगर अपन बात करें तो अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित। गोल्जी बॉडी गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित। यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य की बात करते हैं तो यह एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उपापचय का कार्य यह करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी ऊर्जा उपापचय का कार्य किया जाता है, लेकिन वहाँ पर ऊर्जा उपापचय के कार्य के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित न हो करके उसकी कोशिका झिल्ली पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मीजोसोम जैसी संरचना पाई जाती है, जिनके द्वारा ऊर्जा उपापचय का कार्य प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किया जा सकता है। बैक्टीरिया के अंदर जब अपन उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल वहाँ पर अपन देखेंगे। इसके बाद में लाइसोसोम यदि अगर अपन देखते हैं, डाइजेस्टिव बॉडी जिसे कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित। कार्य क्या होगा? पाचन होगा, तभी तो इसे कहा गया है डाइजेस्टिव बॉडी, पाचक काय। प्लास्टिड लवक की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित, यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित। यूकेरियोटिक कोशिका में भी केवल पादप कोशिका प्लांट सेल जो है उसके अंदर ही प्लास्टिड उपस्थित होंगे। 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाएंगे, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। जब अपन लवकों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है वो 80 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोमल इकाई के आधार पर, यूनिट के आधार पर 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक 70 प्रकार के राइबोसोम, एक 80 प्रकार के राइबोसोम। इनकी 2-2 प्रकार की सब यूनिट होती है। 70 प्रकार के राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, एक बड़ी उप इकाई होती है जो 50S की होती है और छोटी उप इकाई होती है वो 30S की होती है। 80S प्रकार के राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ होती है, बड़ी उप इकाई 60S की होती है और छोटी उप इकाई जो है वो 40S की होती है। माइक्रोट्यूबल्स सूक्ष्म नलिकाओं की यदि अगर अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये उपस्थित होती है। ठीक है, अगले लक्षण पर यदि अगर अपन देखते हैं तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, चूँकि नाम से अपन ने देख ही लिया था कि केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अल्प विकसित पाया जाएगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाएगा, और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पूर्ण विकसित प्रकार का ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक न्यूक्लियस जो है वो तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर देखा जाएगा। केंद्रक के बाद में केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो चूँकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक अल्प विकसित है तो केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होगी। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित है तो केंद्रक झिल्ली यहाँ पर उपस्थित होगी और दोहरी प्रकार की होगी, दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली यहाँ पर देखी जा सकती है। केंद्रिका न्यूक्लियोलस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होगी और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर यह उपस्थित होगी। आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल की यदि अगर अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो आनुवंशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बिखरा हुआ पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है इसलिए आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है इसलिए आनुवंशिक पदार्थ जो है वो केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध होगा। आनुवंशिक पदार्थ में यहाँ पर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। डीएनए की मात्रा की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो डीएनए की मात्रा कम होगी, डीएनए की मात्रा यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर अधिक होगी।
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए एगोनिक हैप्लॉइड एन प्रकार का होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए एगोनिक एन हैप्लॉइड और द्विगुणित डिप्लॉइड 2n दोनों प्रकार का होगा। अगले लक्षण की यदि अगर अपन बात करते हैं तो अगला लक्षण है कशाभिकाएँ फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कशाभिकाएँ परासूक्ष्म पाई जाएगी, एक फाइब्रिल से निर्मित होगी और 0.1 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था में पाई जाएगी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सूक्ष्म तथा 9+2 की व्यवस्था के अंदर कशाभिकाएँ देखी जा सकती है। प्रकाश संश्लेषण की यदि अगर अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर संपन्न होता है, और प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सभी हरे जो पादप होंगे उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी और प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की यदि अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एमाइटोसिस असूत्री प्रकार का विभाजन होगा, अर्थात मियोसिस और माइटोसिस समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, और दोनों प्रकार के विभाजन नहीं पाए जाएंगे इसलिए इनमें तर्कु स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण भी यहाँ पर नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोसिस और मियोसिस समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन यहाँ पर देखा जा सकता है, और दोनों प्रकार के विभाजन के कारण तर्कु तंतुओं का निर्माण स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होगा। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सत्य प्रकार का लैंगिक जनन नहीं पाया जाएगा। सत्य प्रकार का लैंगिक जनन मतलब लैंगिक संरचनाएं यहाँ पर अनुपस्थित होंगी, ठीक है, इस वजह से सत्य प्रकार का लैंगिक जनन अनुपस्थित होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सत्य प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाएगा, उपस्थित होगा। श्वसन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित मीजोसोम द्वारा यहाँ पर श्वसन होगा। अभी बताया था मैंने आपको कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएँ होती है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उन पर मीजोसोम एक प्रवर्ध उभारनुमा संरचनाएँ पाई जाती है, जिनकी सहायता से इनके अंदर श्वसन क्रिया संपन्न होती है, जबकि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर श्वसन क्रिया हेतु माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो श्वसन जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित मीजोसोम द्वारा और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अवायवीय प्रकार का श्वसन पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर वायु श्वसन पाया जाएगा। रसदानी की बात करें अपन तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर विरल रूप में रसदानियाँ उपस्थित होंगी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्राय रूप में मतलब यहाँ पर उपस्थित होगी ही होगी, यहाँ पर पूरी तरीके से रसदानियाँ यहाँ पर पाई जाएगी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन की यदि अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव है साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल जो है, ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, उनको अपन ने इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होगा, इनके अंदर पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण अनुपस्थित होगा। लिंकेज ग्रुप सहलग्न समूह की यदि अगर अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सहलग्न समूह की संख्या 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या केवल 1 होती है, इसलिए सहलग्न समूह की संख्या भी यहाँ पर 1 होगी। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर यदि अगर अपन देखें तो सहलग्न समूह की संख्या अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगी। हैप्लॉइड जो गुणसूत्र होंगे उनकी संख्या के बराबर सहलग्न समूह की यहाँ पर संख्या होगी। जैसे मनुष्य के अंदर यदि अगर अपन गुणसूत्रों की बात करते हैं तो 2n रूप में 46 गुणसूत्र मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, और अगुणित हैप्लॉइड n रूप में 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो मनुष्य के अंदर होंगे। तो यहाँ पर अगुणित गुणसूत्र हैप्लॉइड गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई 23, तो इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सहलग्न समूह की संख्या कितनी होगी 23 यहाँ पर होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डिफरेंट। तो इन डिफरेंटों के आधार पर यदि अगर अपन देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपन
कौन कौन से जीवों को सम्मिलित कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपन बैक्टीरिया को सम्मिलित कर सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, जो इसके अंदर सम्मिलित होगा। और उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सम्मिलित होंगे। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपन बात करें तो सभी प्रकार के पादप एवं जीव जंतु जो हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दूसरा वीडियो अगला फिर से लेकर के आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।